फासले से मीरा को मुकाम, छू लिया आसमां। कहते हैं कि कड़ी मेहनत और ऊंची सोच से ही व्यक्ति परवाज भरता है। यह बात शुभंकरपुर स्थित मध्य विद्यालय की प्रिंसिपल मीरा कुमारी पर एकदम फिट बैठती है। शिक्षा के प्रति अलग सोच और छात्राओं के करियर को संवारने का जुनून, इन्हीं खासियत की वजह से ये आज शीर्ष पर हैं। शिक्षा क्षेत्र में उनकी प्रतिभा, प्रेरणा एवं विशिष्ट सेवा के लिए बिहार सरकार की ओर से उन्हें 2017 में सम्मान पत्र प्रदान किया गया। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एजुकेशन इंटरनेशनल फर्स्ट वर्ल्ड वुमेन कॉन्फ्रेंस में भी ये हिस्सा ले चुकी हैं। रिपोर्टर श्रेया झा ने मीरा कुमारी से विशेष बातचीत की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैम, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ जर्नी हमारे दर्शकों को बताएं। थैंक यू। मैं मीरा कुमारी अभी प्रेजेंट में मध्य विद्यालय शुभंकरपुर में प्रधानाध्यापिका हूँ और मेरा लाइफ इस तरह रहा कि मैं शिक्षा सेवा 33 वर्ष अब पूरा करने जा रही हूँ। इस अवधि में मैंने बहुत सारे कार्यों को किया। वो हमारे कार्य क्षेत्र में ही मुझे समस्याएं दिखी और वहीं से मैंने अपने कार्य को शुरू किया और मेरा अंत में जो है सो अनेकों कार्यशालाओं में मैंने भाग लिया और राष्ट्रीय सामाजिक जो मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह है, बाल श्रम है, तो एड्स है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो ये सारे जितने भी जो मुद्दा है उस पर मैंने अनेकों सेमिनार भी किया है, वर्कशॉप किया है और अंतर्राष्ट्रीय भी किया है। हमारे 2003 में जब मैं ये प्रशांत रेसिडेंसी हरिद्वार में महिला सशक्तिकरण के लिए, लीडरशिप के लिए काम कर रहे थे, उस समय चाइल्ड लेबर से कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल विजेता, जो उस समय हमारे वर्कशॉप में मौजूद थे, उन्होंने आया था, जो बाल श्रम के बारे में कुछ संबोधित किया था। ये सौभाग्य भी मुझे मिला है। मैम, आपकी आवाज की गूंज विदेश तक गई, तो उस एक्सपोजर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैं जब महिला सशक्तिकरण का काम की तो महिला सशक्तिकरण मेरा ऐसा नहीं था कि केवल बाल विवाह और किसी महिलाओं को घरेलू हिंसा हो रही है, कुछ हो रही है, तो वहां तक मेरी सीमित थी। हम चूंकि शिक्षक भी थे तो हमारे प्लेटफॉर्म, हमारे मंच पर जो महिला बनती हैं वो बच्चियां हमारे साथ थी। तो मैंने कहा कि यहाँ तो मैं बदल सकती हूँ पृष्ठभूमि को, मैं बच्चियां को सशक्त करूंगी तो महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट में ऊपर से क्यों लूं, मैं नीचे मंच मुझे मिला हुआ है। तो मैंने विदेश में मैंने क्या किया कि वहां जैसे कि मैंने कोई पोस्ट ले लिया, महिला भी पोस्ट ले ही लेती है, लेकिन पोस्ट के अनुसार उनकी दक्षता नहीं होती है तो उन्हें कार्य का बराबरी नहीं मिलता है। तो मेरा जो वहाँ सब्जेक्ट था विदेश में कि कार्यस्थल पर बराबरी का दर्जा हो और हमारे जो समझ है उसका मूल्यांकन सही हो, हम अपने समझ से अपने काम को अंजाम दे। मात्र महिला होने के नाते पद लेकर के काम करना मेरा उद्देश्य नहीं रहा। और विदेश में मैं इसी के लिए कार्यस्थल पर कोई भी कार्यस्थल हो, महिला अपने कार्य में सही में गुणवत्ता उनमें है या नहीं, वो दक्ष है या नहीं, या वो अपना काम को अंजाम दे सकती है कि नहीं, इस मैटर पर हम लोगों ने विदेश में काम किया और बहुत अच्छा लगा। अपने जीवन में इतना सब कुछ करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जिस तरह हमारी मैरिज हुई वह दुखद भी हो सकती थी, लेकिन हम लोगों के लाइफ में यह दुखद नहीं हुआ क्योंकि मैं बाल विवाह की मतलब भुक्तभोगी हूँ। लेकिन बाल विवाह हमारे जो सोच है, प्रेरणा, मतलब जो हमें करना चाहिए उसमें कभी बाधा नहीं हुई।
तो संयोग है, हमारे जीवन साथी, हमारे परिवार के लोग सपोर्ट करते रहे। जहाँ तक प्रेरणा की बात है, तो ये तो जन्म से ही किसी व्यक्ति में ये गुण होता है कि हम किसी समस्या के प्रति कितना संवेदनशील है, और वो संवेदनशील जब होते हैं तो जब उचित समय मिलता है तो वो उसको अंजाम देते हैं। तो इसी तरह इसी क्रम में मैं, एक तो बाल विवाह हुआ था, तो कभी कभी मैं जो मेरा रीति रिवाज है उसके अनुसार मैं जो सोचती थी उसमें कर भी पाती थी, नहीं भी कर पाती थी। तो ये मेरे मन में चलता रहता था। एक दिन लंच का समय था, स्कूल में बैठी थी, सहायक शिक्षिका थे, तो उस समय मैंने देखा कि 3-4 बजे पतझड़ का समय था, पीपल का बगल में ही था स्कूल, उसमें बच्चियां जो है पत्ते चुन रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये लड़की कितनी सुंदर है। वहाँ मेरा थोड़ा सेल्फी सोच हो गया कि मैंने पहले उसकी सुंदरता देखी। फिर मैंने कहा कि इसको अगर शिक्षा मिल जाती तो यह कितना अच्छा होता, और क्या कारण है जो इतनी अच्छी लड़की है और ये काम कर रही है, क्या मुझे इससे बात करना चाहिए। इसी क्रम में मैंने हिम्मत करके तीनों बच्चा को मैंने अपने पास मिलाया। तो वो बच्ची, मैंने उनकी बात जानी कि आप ये काम क्यों कर रहे हो और आप पढ़ाई की उम्र में आप इसमें क्यों आए। तो उसने बताया कि मेरे पापा पढ़े लिखे हैं, आर्थिक स्थिति भी अच्छी थी, लेकिन किसी घटना में उनकी दोनों आंखें चली गई, तो इस कारण मेरी आर्थिक स्थिति उस समय में पढ़ाई में थोड़ा सा खर्च होती थी। इस तरह अभी जितना प्रोत्साहन दिया जा रहा है उतना नहीं दिया जाता था, तो उतना भी उसके पास नहीं था। तो वो अपने परिवार के सहयोग में लग गई, पढ़ाई छोड़ दी। तो क्या किताब ही खरीदना पड़ता होगा, ड्रेस ही खरीदना पड़ता होगा, उसमें भी वो नहीं कर पाई। तो मैंने कहा कि जाओ अपनी मम्मी को बुला। और महिला सशक्तिकरण की बात है तो बोली मेरी मम्मी तो घर से नहीं निकलती है, जिसकी 3-3 बच्ची हो वो महिला दूसरे घर से नहीं निकलती थी। तो हमने कहा कि और कोई तुम्हारे घर में, तो बोला कि हाँ दादी है, दादी को बुला के। तो उसकी दादी इतनी ओल्ड थी, फिर भी तुरंत हमारी बात को मान गए कि हमारे बच्चे को कोई अगर पढ़ाएगा तो हम पढ़ाएंगे, आप नाम लिख दीजिएगा, हमारा नाम लिख देंगे। अब तो मैं तो सहायक शिक्षिका थी, अब मैंने उन्हें वचन दे दिया कि मैं नाम लिख दूंगी। लेकिन हमारे हेड होते थे, जो एक उनका नियम बना हुआ था कि हम कैसे बच्चों को एडमिशन ले, क्या करें। अभी तो बहुत सारा बदलाव हुआ है शिक्षा में, लेकिन उस समय में नहीं था। तो बोले कि हाँ तो आप लोग करिए, जो करिएगा करिए। फिर एडमिशन हो गया जैसे तैसे। तो वो तीनों बच्ची को मैंने ऐसे पढ़ाया कि उन सापेक्ष नामांकन हो गया। लेकिन हम लोग 3 आदमी थे, मंजुला झा, महिला सशक्तिकरण हम लोग वहाँ पर लिए हैं। एक मंजुला झा थी, वंदना झा थी। उनको हम लोगों ने कहा कि आप लोग की जो घंटी हो उसमें जब आप क्लास में जाइए तो उन बच्चियों को अलग से क्लास दीजिए। मुझे उन्हें अ ही पढ़ाना हो तो पढ़ाइए, उन्हें 1-2 ही सिखाना हो सिखाइए, ABCD ही सिखाना, जिनका जो सब्जेक्ट है घंटी में। आप और बच्चों को ले जाइए, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कहानी पढ़ाइए, कविता पढ़ाइए, प्रश्न उत्तर कराइए, लेकिन इन बच्चों को सिखाइए उनको पढ़ना लिखना। तो इस तरह हम उस बच्ची का जो एम्पावरमेंट दिखे कि 8 में आते आते वो बच्ची क्लास में फर्स्ट कर गई, और उनकी अच्छी शादी हुई शिक्षा के कारण। और शादी के बाद वो विदेश भी गई, दुबई भी है अभी तो इस तरह प्रेरणा हमको वहां से मिलना शुरू हो गया। फिर जहाँ मंच, हम तो स्कूल में ही थे, वही समस्या थी और वही मेरा मंच था, हम वहीं से दूर करना शुरू किए। उसके लिए हमको कोई माय का बहुत बड़ा ये नहीं चाहिए, आयोजन नहीं था कि आयोजन हमको कोई करके कहे कि महिला सशक्तिकरण करो। ये प्रेरणा हमको जो है अपने काम से ही मिली, काम के दौरान ही मिली। आप इतनी बच्चियों की मदद करती हैं, इस कार्य में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हाँ, कठिनाइयों का सामना में जो है सो हमको सामना करना पड़ता है कि जैसे कि बच्चियों का सुरक्षा, ये हर माँ बाप जो है, जब हम कहते हैं कि आपकी बच्ची को ये प्रोग्राम में भाग दिलाएंगे, आपकी बच्ची को ये प्रतियोगिता में फॉर्म भरवाएंगे, तो कहते हैं कि कहाँ नवोदय में जाएगी, कहाँ वहाँ जाएगी,
बच्चा छोड़ दीजिए ना, किसी तरह पढ़ा दीजिए ना, बड़ी होगी अपना देख लेगी। सो हम बच्चा को कैसे भेज देंगे अकेले। तो असुरक्षा की भाव जो है वो अभिभावक में होता है, और कभी कभी ये चीज मुझे भी डरा देता है। लेकिन फिर मैं हिम्मत करती हूँ कि नहीं, बच्चियों को अगर और उनके अभिभावक को अगर उनको सही सही बात बताया जाए, अब थोड़ी हिम्मत हम करें तो अब बच्ची तो तैयार ही रहती है, वो तो नया चीज हर चीज कैच करती है, हर बच्ची आगे आने जाती है। तो उस समय में और कोई दिक्कत नहीं होती है मुझे, सिर्फ अभिभावक को समझाने में ही दिक्कत होती है कि बालिका है क्या करेंगी, अभी भी है इस तरह का सोच। मैम, ऐसी कौन सी राजकीय एवं राष्ट्रीय नीतियां या सुविधाएं हैं जिनका लाभ उठाकर बालिकाएं अपना जीवन संवार सकती हैं? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। अभी हम 33 वर्ष का सफर बोले हैं आपको। इससे पहले तो बुक्स भी नहीं बच्चियों को मिलते थे, मतलब किसी भी बच्चे को। लेकिन अभी बच्चियों के लिए इतना सारा प्रोग्राम है, प्रोत्साहन है, राष्ट्रीय भी है और राज्य में भी। क्या है कि सबसे पहले तो ले लीजिए, उनकी पोशाक हो जाती है, छात्रवृत्ति हो जाती है, उनको बुक्स मिल जाता है, और इतना प्रतियोगिता आयोजन होता है, साइंस इंस्पायर्ड का होता है, बच्चे से उनको वैज्ञानिक बनाया जाता है। उसके बाद जो है वो छात्रवृत्ति अलग से स्कॉलरशिप होता है, जो मंथ में उनको 1000 रुपया महीना दिया जाता है। तो और भी उनकी स्कूल भी खोला गया है, कस्तूरबा विद्यालय है, उसके बाद छात्र कल्याण विद्यालय है। इस तरह उनके सशक्तिकरण के लिए कि उनको घर पर माहौल अगर नहीं मिल रहा है तो उनके लिए खास स्कूल खोला गया है केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, और वहाँ बच्चियों को प्रोत्साहन दिया। आप तो देखा होगा कि हमारे बिहार में सभी बच्चियों को साइकिल दे दिया गया है, और कहीं कहीं तो लैपटॉप भी दिया गया किसी राज्य में। उसके बाद जो है सो हमारी बच्चियां जो है, एक नई बात बताते हैं कि सरकार की सोच है कि जैसे मतलब बच्ची महिलावाड़ी होती है तो घर में भी उपेक्षा होता है कि ये कोई बात नहीं है, ये सहज प्रक्रिया है, खुद बच्ची इससे निपट लेगी। तो लेकिन सरकार यहाँ सोची है, हर बच्चियों के अकाउंट में 300 रुपया जाता है, उनको सैनिटरी नैपकिन के लिए भी पैसा जा रहा। और मैं अपने स्कूल में श्रेया जी, मैं अपने स्कूल में बच्चियों को सैनिटरी नैपकिन भी मैंने दिया है कि मैंने सैनिटरी नैपकिन अपने स्कूल में भी लगाया है। बच्चियों को सरकार भी प्रोत्साहन दी है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप बालिकाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सबसे पहले संदेश, जैसे कि हम लोग के स्कूल में होता है क्या, जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसको हम लागू करते, चाहे जो भी हो, समाज का कुछ भी सोचे, कोई अन्य शिक्षक भी जो सोचे, लेकिन हमको जो राष्ट्रीय कार्यक्रम वहां से आया बच्चियों के लिए उसको हूबहू लागू कर देते हैं। आप जैसे कहिए कि बाल विवाह पर आता है, तो बाल विवाह तो हम डायरेक्ट नहीं रोक सकते ना, तो उसको हम मोटिवेट करते हैं। कैसे? तो बच्चियों से देखिए, हमारे बच्ची ये पीला वो हमारी बच्ची जो है, देखिए दहेज पर जो है, सो देखिए ये दहेज पर जो है, ये अभिभावकों के बीच में ये नाटक कहती है और बताती हैं बाल विवाह दहेज सब ले लेते हैं, और इनके गार्जियन जो है उस समय में समझ जाते हैं, ये प्ले से समझ जाते हैं। उतना ही नहीं है, ये पोषक, देखिए पोषण मेला हम लगाते हैं जो बच्चियों के लिए काफी मतलब महत्वपूर्ण है। जो इस पोषण मेला में घर में तो उनको केवल बनवा लिया जाता है, लेकिन यहाँ हम बनवाने के साथ उनको पुरस्कृत करते हैं और उनको बताते हैं कि ये आपके लिए क्या आवश्यक है। क्योंकि आप बालिकाओं को तो समझ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का कितना जरूरी होता है। तो हाँ, आपका सवाल हुआ कि हाँ, उसके बाद जो है आप क्या बोल रहे थे कि बच्चियों के लिए हम क्या क्या कर उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप क्या संदेश देंगे? आप सबसे पहले हमारे यहाँ से बच्चियां जो है नवोदय विद्यालय कंप्लीट करके जाते हैं, हम सभी बच्ची को उसमें समान रूप से हम कहते हैं भाग लो। कोई बच्ची छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप
खुद हमारे यहाँ से इस बार भी 6 बच्चे किए हैं कंप्लीट। उसके बाद आपको स्पोर्ट्समैन है, बहुत बच्चा है जो देखिएगा खेल में ज्यादा रुचि है। तो हमारे यहाँ से इस बार भी 17 बच्चे का लगता है कि एकलव्य संस्था में सिलेक्ट हो चुका है। तो खेल में है, कबड्डी में है, वो बैडमिंटन में है, मतलब जो इसको रुचि है, वॉलीबॉल में है। ये बच्चे सरकारी जो एकलव्य संस्था चलता है वहाँ चले गए हैं। मैम एक आखिरी सवाल, सेवानिवृत्त होने के बाद आपकी क्या योजनाएं हैं? देखिए श्रेया जी, अभी जो हम स्कूल में हैं तो हम बालिका ड्रॉप आउट पर खास ख्याल रखते हैं, बालिका ड्रॉप आउट ना हो, और बच्चियां अगर पढ़े, चूंकि हम तो है मिडिल स्कूल में, तो वह उच्च शिक्षा भी प्राप्त करे, वहां भी मेरी नजर रहती है। मैं टीसी जबरदस्ती उनको बुला कर देती हूँ और कहती हूँ कि आप स्कूल में नाम लिखा करो। और वहां में अगर होता है तो मैं अभिभावक को कुछ परसेंट होते हैं जो कहते हैं कि आप क्या, तो मैं उनको कुछ कानून भी बताती हूँ और बच्चों को उस शिक्षा तक पहुंचाती हूँ। तो ये ऑटोमेटिक सशक्तिकरण हो जाता है। और मैं जब रिटायर करूंगी तो क्या करूंगी, ये तो बहुत मतलब अहम सवाल है। रिटायरमेंट के समय अभी तो मैं कुछ अपने जो मेरे टास्क दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसको मैं पूरा करती हूँ। और एक बात मैं आपको नहीं बताई कि मैं अभी भी कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षा जो है उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। और पूरे बिहार में द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स ग्रुप में मैं फाउंडर मेंबर हूँ यहाँ की। और खुद मैं कुछ वीडियो मैं आपको डालूंगी जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए बच्चे हमारे कार्यक्रम दिए हैं। और यहाँ एक चीज में जो कमी बुझाई है कि हर बच्चे आप पढ़ लेते हैं, बच्चियां पढ़ लेती हैं, लेकिन लड़के डिजिटल ट्रेंड होते हैं, वो लड़कियां में नहीं हो। सही पॉजिटिव प्रयोग ये उन्हें कितने सशक्त बनाएंगे। और अगर पॉजिटिव ना हो तो क्या हो जाएगा उनका, ये चीज मैं उनको समृद्ध करने का काम करूंगी। ये डिजिटल चूंकि, और एक बात और है कि अभी भी हमारी बच्चियों में, महिलाओं में निर्णय लेने की शक्ति नहीं। वो उनसे जब बात करिए तो बोलेगी अच्छा ठीक है मम्मी पापा से हम बात कर लेते हैं, तो मम्मी पापा से बात कर लेते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि वहाँ अगर मैं किसी औरत से बात करूं तो वो भी कहती मैं अपने हस्बैंड से बात कर लेती हूँ। तो अभी भी हम कहीं भी निर्भर है कि हमें कोई कहेगा कि ये काम कर लूं तो हम करेंगे। तो ये जो है निर्णय की क्षमता उनको हमको मजबूत करना है। डिजिटल शिक्षा उनको जो है अपने जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं है कि हम फेसबुक पर डील कर रहे हैं, ट्विटर है तो किसी को कुछ बोल दे, किसी को कुछ कर दे, तो ये सब नहीं है। हम करें तो हमसे कितनी बच्चियों को लाभ हो जाए, हम करें तो हम कितनी वुमेन को एम्पावरमेंट करें। अब वो देश हित में हो, राष्ट्र हित में हो, और तब अपने हित में हो, स्वयं की हित में। हमारी सोच है बेहतर नागरिकता प्राप्त करना, और बेहतर नागरिकता के लिए हम रिटायरमेंट के भी लिए काम करेंगे। और उस पहले हमारी सोच होगी राष्ट्रीयता, उसके बाद हमारा सेल्फ सोच होगा कि हम अपने लिए क्या करेंगे। ऐसा हम दूसरे में भी भावना हम डालना चाहते हैं। यही है मेरा रिटायरमेंट के समय, ये ज्यादा मेरा रहेगा महत्वपूर्ण। हमारे चैनल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रेया जी।